Hello aspirants, welcome to another session of Mains 450 Plus. Topic of the day is India's blue economy potential. Okay, so in this we need to focus on few aspects that what are the challenges, what is the vision जो इंडिया का है ब्लू इकोनॉमी को लेकर और इसके लिए क्या मेजर्स ऑलरेडी लिए गए हैं, क्या और लेने की जरूरत है. ओके, तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे. लेकिन इंट्रोडक्शन में जैसा कि मैं आपसे बोलता हूं, हमेशा अपने पास रेडी रखिए एक प्रॉपर डेफिनेशन. एंड यू शुड ऑलवेज ट्राई कि आपकी जो भी डेफिनेशन हो वो किसी ना किसी एक अच्छे इंटरनेशनल या नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन से आए सो दैट इट एड टू द वेटेज टू योर आंसर. वर्ल्ड बैंक डिफाइन ब्लू इकोनॉमी एज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ओशन रिसोर्सेज. ओके, सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. बिकॉज ऐसा नहीं कि हम फिशिंग वगैरह कर रहे हैं तो इतनी ज्यादा कर रहे हैं कि उनकी सस्टेनेबिलिटी ही खत्म हो जाए, जैसा कि हमारे इंडिया और श्रीलंका के बीच के पाक बे एरिया में हो रहा है. फिर इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट डेवलप हो जाता है, राइट, अगर आप ओवर फिशिंग करते हो. सो फोकस ऑन द वर्ड दैट इट इज डिफाइंड एज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ओशन रिसोर्सेज फॉर economic growth, improve livelihood and jobs while preserving the health of ocean ecosystem. In short, it is trying to tell you that there should be a balance. There should be a balance between exploitation of oceanic resources, but at the same time also on their preservation. Okay, there should be a balance between the exploitation and preservation. All right. So that is the definition. कुछ डेटा जान लेते हैं क्यों हमारे लिए ओशियंस इतने इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट थिंग इज दैट 3 to 5% ऑफ ग्लोबल जीडीपी कम्स फ्रॉम द ओशन रिसोर्सेज, राइट. दिस इज वन थिंग. देन 80% ऑफ द गुड्स जो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं वर्ल्ड ओवर, ठीक है, दैट इज डन थ्रू ओशंस, ठीक है, नॉट लैंड बेस्ड रूट्स. सिमिलरली 2021 से 2030 तक का जो डेकेड है उसे डिक्लेयर किया गया है यूएन डेकेड of oceanic science for sustainable development. ऑलराइट, याद रखिएगा इसको. इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम स्पेसिफिक बातें करें तो हमारे पास काफी वास्ट पोटेंशियल है अपनी ब्लू इकोनॉमी को डेवलप करने का. कैसे? फर्स्ट थिंग इज हमारे पास कोस्ट लाइन है ओवर 7500 किलोमीटर की, राइट. 9 स्टेट्स को टच होकर निकलती है. तो हमारे पास काफी सारे मेजर पोर्ट्स भी हैं, अराउंड 12, एंड काफी सारे माइनर पोर्ट्स भी हैं, दैट इज अराउंड 200. ठीक है, और इन्हीं को और ज्यादा डेवलपमेंट करने के लिए हमने क्या लेकर आए? पोर्ट्स डेवलपमेंट एक्ट. ठीक है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी. उसको लेकर जो भी अमेंडमेंट्स किए प्रीलिम्स के पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था. ठीक है, इसके अलावा हमारा अगर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हम देखें तो 22 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है. ये जानने के लिए आपको यूएन क्लॉज वाला वीडियो देखना होगा जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं. पीडीएफ फाइल ऐप पे अपलोडेड है, वहां से देख सकते हैं. और इंडिया का करीब 4% जो जीडीपी है वो आता है ओशियनिक रिसोर्सेज से. ठीक है, और आपको पता है कि हमारे एक्सपोर्ट्स में भी सबसे बड़ा शेयर किसका है? मराइन प्रोडक्ट्स का, राइट. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लू इकोनॉमी, हम किन किन चीजों पर फोकस कर रहे हैं? फर्स्ट इज we should use smart shipping to lessen the impacts on the environment. अब शिपिंग का आपने हमने न्यूज़पेपर के टाइम भी कई बार डिस्कस किया कि इनकी वजह से जो नॉइज डेवलप हो रही है, ठीक है, शिप्स, नंबर ऑफ शिप्स बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे ट्रेड और ज्यादा बढ़ रहा है वर्ल्ड में. हमारे जो ओशियंस है वो और ज्यादा नॉइसी होते जा रहे हैं. इस वजह से क्या है कि जो एक्वेटिक लाइफ है उसकी लाइफ में डिस्टर्बेंस देखा गया है. ठीक है, उनके ब्रीडिंग सीजन को लेकर हो या फिर ऐसे कई स्पीशीज हैं जो वैसे ब्लाइंड होते हैं, वो वेव्स के थ्रू ट्रेवल करते हैं, और वो सब डिस्टर्बेंस हो रहा है क्योंकि हमारी शिप्स जो हैं काफी नॉइसी हो रहे हैं. एट द सेम टाइम हम जब डीकार्बोनाइजेशन की बात करते हैं तो अराउंड वर्ल्ड का 4% जो एमिशन है दैट कम्स फ्रॉम शिपिंग इंडस्ट्री. ठीक है, तो उसे भी डीकार्बोनाइज करना है. एट द सेम टाइम जब हम शिपिंग वगैरह को और ज्यादा प्रमोट करते हैं तो अल्टीमेटली वहां पर क्या और ज्यादा डेवलप हो रहा है? वेस्ट. चाहे वो शिप बिल्डिंग के टाइम पर हो या फिर शिप ब्रेकिंग के टाइम पर हो या फिर जब शिप ट्रैवल कर रहा है तो आप जो भी वहां पे कंज्यूम किया जा रहा है, जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो कई बार ओशंस में ही फेंक दिया जाता है. ठीक, यू रिमेंबर सरगासो सी. और रिसेंटली सबसे अभी जो भी आया था हमारा आर्टिकल 2 दिन पहले हमने डिस्कस किया था, बलास्ट वाटर.
इसमें क्या हो रहा है कि आपको शिप में थोड़ा सा पानी नीचे भर के रखना पड़ता है, अदरवाइज वो बैलेंस नहीं होती है। वो ऊपर अगर पूरी शिप पानी के ऊपर ही फ्लोट करती रहेगी तो उसमें बैलेंस नहीं रहेगा, ठीक है। इसी को हम बलास्ट वाटर कहते हैं। अब आपने ये फिल किया सपोज अटलांटिक ओशन में यूएसए की कोस्ट से, और फिर आप इंडिया आए। इंडिया में आकर आपने यहाँ की कोस्ट में उस वाटर को रिलीज कर दिया। होता है क्या है कि जब इस वाटर को आप फिल कर रहे हो तो काफी सारे जो इन्वेजिव स्पीशीज है जो उस एरिया के अटलांटिक ओशन में यूएस की कोस्ट के पास पाए जाते हैं, उनको आपने वहां से पानी के साथ फिल किया और आपने लाके रिलीज कर दिया इंडिया में। अब वो यहाँ की जो कोस्ट है, यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, उसके लिए एक थ्रेट बन जाते हैं, राइट। तो ये हमारी बायोडाइवर्सिटी को भी थ्रेट करता है इन दी कोस्टल एरियाज। अब कोस्टल एरियाज में अगर हमारी बायोडाइवर्सिटी थ्रेट हो गई तो अल्टीमेटली वो थ्रेट पूरी की पूरी वहां की जो कम्युनिटी है उसकी लाइवलीहुड पर भी पड़ेगा, राइट। सो फर्स्ट थिंग वी वांट टू डू इज वी नीड टू एंश्योर दैट स्मार्ट शिपिंग इज यूज्ड, ताकि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो वो। सेकंड इज इट शुड बी इंक्लूसिव एंड इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ ऑल। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉर्पोरेट्स के टर्म्स में ही हम सोचें, ये जो इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं इनके बारे में भी सोचना है, इनका भी ध्यान रखना है इस चीज को लेकर कि जो भी हम ओशियनिक रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उसके बेनिफिट्स इनके साथ भी शेयर किए जाएं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज रिन्यूएबल एनर्जी। अब रिन्यूएबल एनर्जी कैसे? फर्स्ट थिंग इज कि आजकल हम लोग लगा रहे हैं ऑफशोर विंड प्लांट्स। ऑफशोर विंड प्लांट्स लगा रहे हैं, ठीक है, लैंड पे ना लगाकर। और कई जगहों पर हम फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स भी लगा रहे हैं, ठीक, क्योंकि लैंड एरिया कमी हो जाती है अल्टीमेटली, क्योंकि एक्वायर करना पड़ता है, 50 इशू आते हैं उसमें। तो ठीक है, हम लोग थोड़ा ओशन की तरफ चलते हैं, अपनी कोस्ट से थोड़ा आगे, हम वहां पे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लेंगे, हम ऑफशोर विंड फार्म्स डेवलप करेंगे, राइट। इसके अलावा ओशन की अपनी जो टाइडल एनर्जी है, वेव्स एनर्जी है, इवन ओशन अपने आप में वार्म भी बहुत होता है, तो हम ओशन की थर्मल एनर्जी को भी यूज करने पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये सब रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स बन सकता है हमारे लिए, तो ये सब हमें एक्सप्लॉइट करना है। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल फिशरीज पर फोकस रखना है। मैंने आपको एग्जांपल दिया पाक बे का, इंडिया श्रीलंका के बीच डिस्प्यूट क्यों है? क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया गया है वहां पे फिशरीज का, आपने उनको रिप्लेनिश होने का टाइम ही नहीं देते हो। एटलीस्ट एक सीजनल बैन भी इंपोज नहीं करते हैं हम लोग कि ये जो सीजन है इस टाइम पर फिश की ब्रीडिंग होने दीजिए ताकि आप बाद में कैच करने के लिए आपको मिले, नहीं, वो बिल्कुल नहीं होने देते हैं। अगर आप पूरी ही खत्म कर दोगे तो फिर कहां से आएंगे फिश, राइट। ये सिचुएशन पाक बे में बन रही है। और इसी तरीके से हमने एक और टॉपिक डिस्कस किया था, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन, जापान के कंटेक्स्ट में रिसर्च के नाम पे बहुत सारी व्हेल्स को मारता है, उनके भी ओवर कंजम्पशन हो रहा है उस चीज का, ठीक है। तो उसको भी प्रिजर्व करने के लिए ये व्हेलिंग कमीशन बनाया गया था। Next is it will create jobs, reduce poverty and end hunger, ठीक है, because fisheries is a very important livelihood source वहां की कम्युनिटी के लिए, even for big exporters also. Conserve marine life and oceans। अब आपने न्यूज में कई बार सुना होगा माइक्रो प्लास्टिक जो है वो फिश के पेट में तक पहुंच चुका है। गोवा में गवर्नमेंट को बैन करना पड़ा एक टाइम पर कि बीच पे आप ये सब चीजें थ्रो नहीं करेंगे। इसके होता ही है कि प्लास्टिक बिखरता है छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक्स में, और फिर फिश इनको कंज्यूम करती है एंड वो फिश के अंदर जाता है और वहां से वापस वो अल्टीमेटली ह्यूमन की फूड में ही आ रहा है, ओके। तो माइक्रो प्लास्टिक्स को स्पेशली हमें काउंटर करना होगा टू कंजर्व द मराइन लाइफ एंड ओशियंस। Similarly, protect the coastal communities from impact of climate change, that is sea level rise. Okay, tackles the marine litter and ocean pollution। तो इसकी हमने बात कर ली है। चलिए, तो यहाँ पर मोस्टली मेजरली हमने इतने सारे सेक्टर डिस्कस किए, बट मेजरली हमारा फोकस रहता है 4 पर, रिन्यूएबल एनर्जी, फिशरीज, क्योंकि एक्सपोर्ट आजकल बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। थर्ड इज मैराइन ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ इज क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी में हमने किसकी बात की? ऑफशोर विंड लगा सकते हैं हम, ठीक है, टाइडल एनर्जी वगैरह को, वेव एनर्जी, इवन थर्मल एनर्जी, हम लोग फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स लगा सकते हैं। फिशरीज की बात करें हम तो इसमें हमारा सबसे बड़ा इंटरेस्ट होता है रेवेन्यू एंड एक्सपोर्ट्स। और सिर्फ फिशरीज की बात मत कीजिए, ठीक है, आप इसको एक काम कीजिए, आप इस वर्ड को कट करके आप यहाँ पे लिख लीजिए मैराइन प्रोडक्ट्स, बिकॉज मैंने आपको प्रीलिम्स एक्स्ट्रा में एक तरह का एल्गी दिखाया था, वो सबसे कॉस्टली माना जाता है, ठीक है, सी फूड प्रोडक्ट्स में वो सबसे कॉस्टली माना जाता है। उसे परचेज करना ही बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, बहुत कम लोग ही परचेज कर पाते हैं, काफी कॉस्टली था, ठीक है, बट उसके हेल्थ बेनिफिट्स काफी सारे हैं। ओके, सिमिलरली हमें फिशरी सेक्टर में एक और वर्ड आपको देखने को मिलता है, बॉटम ट्रॉलिंग। हमें इसे भी बैन करने की जरूरत है। श्रीलंका ने तो अपनी तरफ बैन कर रखी है, हमने नहीं किए। लेकिन बॉटम ट्रॉलिंग की वजह से क्या होता है कि जितने भी ओशन के फ्लोर पर जितने भी मराइन स्पीशीज हैं, चाहे वो कोरल्स हो, टॉर्टोइस हो, टर्टल्स हो, ये सब भी नेट में फंस के आ जाते हैं,
फिर आपने फिश कलेक्ट की, बाकी सब फेंक दिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपने नीचे का जितना इकोसिस्टम था उस सबको डैमेज किया। तो ये सब हमें बैन करना है। तो जितनी भी फिशरीज सेक्टर की डेवलपमेंट हो वो थोड़ी साइंटिफिक वे में हो। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम सीजनल बैन लगा सकते हैं कि इस सीजन में फिशिंग नहीं की जाएगी, यहाँ पर रिप्लेनिश होने का टाइम दीजिए। ठीक, क्लाइमेट चेंज की जब हम बात कर रहे हैं तो आप ओशन हमारे वार्म हो रहे हैं, राइट, और वार्म हो रहे हैं तो आपको पता है गर्म पानी जो होता है वो हल्का होता है, कोल्ड वाटर हैवी होता है। और अगर जैसे जैसे वार्म हो रहे हैं तो इस वजह से सी लेवल राइज और ज्यादा दिखेगा आपको, ठीक है, ड्यू टू वार्मिंग ऑफ ओशन। एट द सेम टाइम ओशियंस हमारे अच्छे खासे कार्बन सिंक भी हैं, राइट, ये कार्बन सिंक भी हैं, तो ये हमारे मिटिगेशन में भी काम आते हैं। मराइन ट्रांसपोर्ट, इसे हमें डिकार्बोनाइज करने की जरूरत है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि हमें कनेक्टिविटी अक्रॉस द वर्ल्ड इसे और ज्यादा एफिशिएंट बनाने की जरूरत है। शिप लेन जितने फास्ट हो सके, शॉर्ट हो सके, बिना नॉइस के, बिना ज्यादा डिस्टर्बेंस किए वहां की एक्विटिक लाइफ को ट्रांसपोर्टेशन स्मूथ हो सके। ओके, तो चलिए अब डिटेल में एग्जामिन करते हैं हर एक आर्टिकल को। आखिर इस ब्लू इकोनॉमी का सिग्निफिकेंस क्या है? ये सिग्निफिकेंस यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको पॉइंट्स एक जगह लिख दिए फॉर योर रिवीजन पर्पस, बाकी हम हर एक पॉइंट को डिटेल में ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक बार क्विकली देख लेते हैं सिग्निफिकेंस क्या है। सस्टेनेबल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, मराइन बायोटेक्नोलॉजी में काफी सारी फार्मा इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ठीक है। ओशन एनर्जी डेवलपमेंट में, रिन्यूएबल एनर्जी, शिप बिल्डिंग एंड शिप रिसाइकलिंग, हमारे यहाँ गुजरात में अलंग में काफी सारी शिप ब्रेकिंग होती है। सी बेड माइनिंग, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स एंड ऑल, डिसैलिनाइजेशन टेक्नोलॉजी, चेन्नई में वाटर क्राइसिस होते रहते हैं, ठीक है, डिसैलिनाइजेशन प्लांट लगाने की जरूरत है हमें वहां पर। इजराइल ने पूरा डिसैलिनाइजेशन प्लांट के थ्रू रन कर रहा है, पूरा का पूरा दुबई डिसैलिनाइजेशन प्लांट्स पे रन करता है, ठीक है, पानी का सोर्स नहीं है उनके पास। हमारे यहाँ कावेरी रिवर डिस्प्यूट होता रहता है कर्नाटका तमिलनाडु, जबकि दोनों के पास कोस्ट है, लगा लीजिए डिसैलिनाइजेशन प्लांट, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है। कोस्टल एंड क्रूज टूरिज्म को हम बढ़ावा दे सकते हैं। सिमिलरली डीप सी एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च को और इंप्रूव करना है, ठीक है। तो ये सब सिग्निफिकेंस हो गए, एक एक करके डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है सस्टेनेबल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। इसके लिए हम लोग एक स्कीम लेकर आए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मेन हमने फोकस किस पे रखा? टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड सस्टेनेबल फिशिंग को डेवलप करने पे, सस्टेनेबल फिशिंग, ठीक है। बाद में हमने इनको केसीसी का भी एक्सेस दे दिया ताकि यहाँ पे जो फिशरमैन है उनको क्रेडिट का इशू ना आए, राइट। इसी सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए ये सब किया हमने। इसके अलावा एक्वाकल्चर को भी हमने बहुत ज्यादा प्रमोट किया है कि सिर्फ कोस्टल या ओशन पे ही डिपेंड नहीं रहेंगे हम, बाकी हम लोग यहाँ पे ब्लू इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने काफी सारे एक्वाकल्चर को भी दिया कि इनलैंड फिशिंग जो है उस पर भी ज्यादा फोकस किया जाए। और इंडिया में जो फिशिंग का प्रोडक्शन है वो ज्यादातर इनलैंड फिशिंग से होता है रादर देन ओशन फिशिंग। अगर इंडिया का हम डेटा देखें तो अभी बाय 2020, जो कि पीआईबी पे, सॉरी, इंडिया ईयर बुक में ओल्ड डेटा ही मिलता है हमें, 2020 हमारा डेटा था 3.7 मिलियन मैट्रिक टन, ठीक है, इतना फिश हमने एक्सपोर्ट किया है। सेकंड थिंग इज कि हमें यहाँ पर रिस्टोरेशन एंड रिप्लेनिशमेंट का टाइम देने की जरूरत है ये इन फिशरीज को, ठीक है। और अल्टीमेटली हमें ऐसी पॉलिसीज बनाने की जरूरत होती है जो हमारे एक्सपोर्ट्स को और ज्यादा बूस्ट कर सके। और ओवरऑल भी मराइन प्रोडक्ट्स में हम लोग सबसे ज्यादा मराइन प्रोडक्ट्स ही हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं अगर हम अपनी खुद की एक्सपोर्ट बास्केट की बात करें। ओके, तो पहला सिग्निफिकेंस ये हो गया, ठीक है, ये हमारे एक्सपोर्ट्स में हमारे लिए हेल्प कर सकता है, ये हमारे लोगों की लाइवलीहुड को बेटर बना सकता है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम हमें भी यहाँ के रिस्टोरेशन और रिप्लेनिशमेंट पर वर्क करने की जरूरत है। सेकेंड इज ओशन एनर्जी। 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, ठीक है, 22 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का क्या है, ईजेड। देखिए ये सब मैं आपको बार बार इसलिए रिपीट करता हूं ताकि आपको लेक्चर के साथ याद हो जाए। फैक्ट्स ऐसी चीज है जिसके बिना आपका इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं बन सकता, जिसके बिना आपका आंसर होता इंप्रेसिव नहीं दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल था आईआईटी मद्रास का। इसने क्या किया था, इसने यहाँ पर वेव एनर्जी जनरेशन प्लांट लगाया चेन्नई के पास, तमिलनाडु में। ये सब अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर ही है कि देखते हैं कितना एफिशिएंटली हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दूसरा, हमने अपने सामने एक और टारगेट रखा, दैट इज 30 गीगावाट ऑफशोर विंड प्रोड्यूस करनी है हमें, ऑफशोर विंड से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, 30 गीगावाट ऑफशोर, ठीक है। उन प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम जो इनलैंड लगाए गए, हम ऑफशोर की बात कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी चीजें, टाइडल एनर्जी भी आप बना सकते हो, आप थर्मल एनर्जी भी बना सकते हो ओशन की जो वार्म वाटर है उसको यूज करके। और ये तो चलिए रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो गई, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी ही हो सकती है, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के भी अच्छे खासे रिजर्व्स मिलते हैं हमें,
विद इन ओशियन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स के। अगर इंडिया की बात करें तो करीब करीब 26 सेडिमेंट्री ब्लॉक्स हैं हमारे पास, सेडिमेंट्री बेसिन, ठीक है। अगर एरिया देखोगे आप उनका तो अराउंड 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो काफी सारे हाइड्रोकार्बन भी हम लोग यहाँ से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। मराइन बायोटेक्नोलॉजी, अगर आज हमारे यहाँ पर अधिकतर जो दवाइयाँ वगैरह बनी हैं तो वो सबसे ज्यादा सिर्फ इसलिए बन पाई हैं क्योंकि मराइन स्पीशीज को ही ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया है, ठीक है। नोवेल ड्रग्स बनाना हो तो आप मराइन स्पीशीज को यूज कर सकते हो। आप न्यूट्रास्यूटिकल्स, आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है ये सब, न्यूट्रास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिस्यूटिकल्स, इसके अलावा बायोफ्यूल्स, रिमेंबर एल्गी, ठीक है। हमने बात की ना कि हम ना फूड प्रोडक्ट से बनाएंगे ना नॉन फूड प्रोडक्ट से बनाएंगे, हम बनाएंगे बायोफ्यूल से, ठीक है, थर्ड जनरेशन, ठीक है, थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स एल्गेज के थ्रू बनाया जाएगा ये। सो ये सब हम लोग मराइन बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग इसलिए ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं सो दैट ये अभी एक राइजिंग सेक्टर है, सो दैट वी कैन हैव द लीडरशिप इन द वर्ल्ड एटलीस्ट इन दिस सेक्टर, सो दैट विल ड्राइव द इनोवेशन, ठीक है। हम क्रिएट कर सकें हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स को, हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने आपको उस एलगी का एग्जांपल दिया था जो बहुत कॉस्टली, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करने, हमें ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करने, एक्सपोर्ट कम भी हो तो चलेगा लेकिन हाई वैल्यू के एक्सपोर्ट्स होने चाहिए, राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट कि उनकी प्राइस अच्छी मिले आपको। क्वांटिटी की बात नहीं है, क्वालिटी की बात है। सी बेड माइनिंग, मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, जब मैंने आपको यूएन क्लॉज पढ़ाया था, ठीक है, वहां से आपको लाइसेंस लेना पड़ता है अगर आप सी बेड माइनिंग करना चाहते हो। तो हमने ऑलरेडी लाइसेंस ले रखा है दो जगह पर। फर्स्ट है हमारा सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन, और एक और हमने लिया हुआ है इंडियन ओशन रीजन में ही लिया हुआ है। सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में हमने लिया था पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के लिए, हम इनकी माइनिंग करेंगे। और दूसरा हमने इंडियन ओशन रीजन में लिया था अबाउट द पॉलीमेटालिक सल्फाइड, ठीक है, नॉट नोड्यूल्स बट सल्फाइड। तो ये दोनों लाइसेंस हमने ऑलरेडी ले रखे हैं, तो हम सीबेड माइनिंग पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जब हमने बात की थी एक और मेंस के वीडियो में अबाउट रेयर अर्थ एलिमेंट्स, तब भी मैंने आपको वहां पे बताया था कि जितने भी आज टेक्नोलॉजी में इतने चेंजेस आ रहे हैं, जो भी हम इंडस्ट्रियल 4.0 रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, हम ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं टुवर्ड्स ग्रीन इकोनॉमी, ओके, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह बैटरीज की बात कर रहे हैं, इनमें यूज होने वाले काफी सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हमें ओशन के फ्लोर पे ही मिलते हैं, जैसे इल्मेनाइट्स, इल्मेनाइट, मैग्नेटाइट, मोनेजाइट, सिमिलरली जिरकॉन, रूटाइल, राइट। इसके अलावा पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स का काफी बार डिस्कशन कर चुके हैं, इसमें हमें हमें कॉपर मिल जाएगा, निकल मिल जाएगा, कोबाल्ट मिल जाएगा, मैग्नीज मिल जाएगा एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली सीबेड माइनिंग इज ए इंपॉर्टेंट फील्ड। शिपिंग एंड शिप बिल्डिंग, ठीक है, इसमें आप शिप ब्रेकिंग भी लिख लीजिए, ठीक है। हम उसको भी और बेटर बनाने के लिए हमने उस पर प्रॉपर एक एक्ट भी बना के लेकर आए, क्योंकि कई बार इस शिप ब्रेकिंग की वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, उसको और बेटर बनाने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए हम एक एक्ट लेकर आए थे, ठीक है। तो शिप कंस्ट्रक्शन की बात हो, ठीक है, उसमें भी हमें लीडर बनना है। एक टाइम पे इंडिया हुआ करता था, जब पोर्चुगीज वगैरह आए थे इंडिया में, तब उनसे बेटर शिप्स इंडियंस के पास हुआ करते थे, बट फिर हम पीछे रह गए। कंस्ट्रक्शन एज वेल एज रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग एंड एज वेल एज ब्रेकिंग ऑल्सो, इन सब में हमें बेटर बनना है। हम लोग एक एक्ट लेकर आए थे, रिसाइकलिंग ऑफ शिप एक्ट 2019 में, ठीक है। अल्टीमेटली सारा गोल क्या था कि हमें इस पूरे प्रोसेस को सस्टेनेबल बनाना है। इंडिया की बात करेंगे आप तो इंडिया का लगभग 95% जो ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 68% ट्रेड बाय वैल्यू, ठीक है, ये सब शिप्स के थ्रू होता है, ठीक है। तो अगर हम इस इंडस्ट्री को, शिप कंस्ट्रक्शन एंड ब्रेकिंग इंडस्ट्री को अगर हम बेटर बना दें तो हमें फायदा क्या होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, राइट, एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ेंगे, ठीक है। अब फॉरेक्स अर्निंग भी बढ़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो शिप वगैरह जो ब्रेक हो रही है या रिसाइकल हो रही है वो आती तो फॉरेन से ही है ना, इंडिया में। इंडिया के अलावा बांग्लादेश भी बहुत एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है इस चीज का, ओके। और इसके साथ साथ ही और ज्यादा एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी डेवलप होंगी। जब आप रिसाइकल कर रहे हो शिप को तो आपको काफी सारा सामान लगाना पड़ता है, तो उसके आसपास नट बोल्ट वगैरह, आयरन, छोटी मोटी चीजें देने वाली एक्सिलरी इंडस्ट्रीज भी डेवलप होती हैं। Desalination technology. First thing, thing is it is very cost effective solution.
ठीक। इसका एक एग्जाम्पल है, हमने लक्षद्वीप में लगाया था एक प्लांट डिसैलिनाइजेशन का। एंड बेस्ट थिंग वाज कि हमने इसे इंडिजिनसली डेवलप किया था इस टेक्नोलॉजी को। ठीक है, तो अब ये एक और हमारे पास पोटेंशियल बन जाता है कि हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं ये टेक्नोलॉजी अदर कंट्रीज को, जैसे मॉलडीव्स को। राइट, हम डिसैलिनाइजेशन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगेन क्या फायदा होगा, फॉरेक्स अर्निंग एंड ऑल दोस थिंग्स। राइट, अपनी खुद की वाटर स्कैरसिटी को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे तमिलनाडु कर्नाटका के बीच क्या चल रहा है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट। तमिलनाडु हमेशा शिकायत करता है कि मेरे पास वाटर का इशू है, ठीक है, और ओवरऑल वैसे भी वाटर की क्राइसिस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो एटलीस्ट जो कोस्टल स्टेट्स हैं उनके पास तो एक सोल्यूशन है कि आप डिसैलिनाइजेशन प्लांट लगा लीजिए, ठीक है, आपकी वाटर क्राइसिस बेटर होगा। कावेरी के नाम पर लड़ते रहने से बेटर है कि दोनों स्टेट कोस्टल है, अपने अपने डिसैलिनाइजेशन प्लांट्स लगा सकते हैं। स्पेशली चेन्नई जैसे सिटी में जब पानी की कमी होती है, बैंगलोर जैसे सिटी में पानी की कमी होती है, तब तो फिर करना जरूरी भी है। डीप सी एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, इसके लिए हम लोगों ने एक मिशन लॉन्च किया, दैट इज कॉल्ड एज मत्स्य। मत्स्य 6000, ठीक है, बाय 6000 बिकॉज हम 6000 मीटर की डेप्थ तक जाएगा ये वेसल, ठीक है, इसके अंदर 3 लोग बैठ सकते हैं। इसके अलावा हमने लॉन्च किया था ऑब्जर्वेशन, डेटा एंड इंफॉर्मेशन सर्विस। राइट, ये सब ट्रैक करेगा, जैसे सी लेवल राइज कितना हो रहा है उसको ट्रैक करेगा, और उसके बाद ऑयल स्पिल हो रहा है कहीं से तो उसकी ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगा कि ये कहाँ कितने एरिया में फैलेगा, कितना डैमेज करेगा। मराइन फिशिंग को लेकर एडवाइस जारी करता है। ये सारे मैं नोट्स दे दूंगा आपको, पूरे प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे आपको, अभी आप समझने पे ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद कोस्टल एंड क्रूज टूरिज्म को हम बढ़ावा दे सकते हैं। राइट, जैसे हमने सागरमाला प्रोजेक्ट जब लॉन्च किया तो उसका पूरा मेन गोल क्या था, यही सब था कि हमें इसी को बूस्ट देना है। राइट, तो एटलीस्ट क्रूज जब निकलते हैं तो वो उधर ही घूमते रहते हैं मोस्टली मेडिटेरियन सी के आसपास और थोड़ा बहुत अटलांटिक में, बट हमें इस तरीके से डेवलप करना है कि एटलीस्ट हम अगर क्रूज शिपिंग में एक क्रूज टर्मिनल तो बन ही सकते हैं ना। आइए मुंबई में भी टॉक कीजिए कभी। गंगा रिवर पर भी हमने एक क्रूज लॉन्च किया था, आई होप यू रिमेंबर दैट न्यूज ऑल्सो। इसके अलावा सागरमाला प्रोजेक्ट में हमने और भी बातें की, जैसे पोर्ट लेड डेवलपमेंट। पोर्ट लेड डेवलपमेंट का गोल क्या था, ठीक है, गोल क्या था कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट करना है, और पोर्ट के आसपास ही मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर लगाने ताकि वहीं से प्रोडक्ट बने और वहीं से एक्सपोर्ट हो जाए। राइट, बट एट द सेम टाइम हमें जो कोस्टल कम्युनिटी है उसकी लाइवलीहुड का भी ध्यान रखना है कि उनकी जो फिशिंग पे बेस्ड लाइवलीहुड है वो खराब ना हो। इसके अलावा कोस्टल और टूरिज्म की जब आप बात करते हो तो ये एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट आपके लिए करेगा ही, हॉस्पिटैलिटी का एक सेक्टर डेवलप हो सकता है स्पेशली केरल जैसे एरियाज में। राइट, उसके अलावा जब इस तरह से टूरिज्म प्रमोट होता है, इको टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म एंड ऑल दोस थिंग्स, वो जनरली लोग क्या है कि फॉरेन से जो आते हैं वो क्रूज पे अगर हैं तो क्रूज कभी एक आध दिन के लिए यहाँ डॉक करेगा वहां डॉक करेगा, तो वहाँ की लोकल सर्विस को अवेल करते हैं लोग, वहाँ की जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स हैं, इस तरह की चीजों को बूस्ट मिलता है। इट जस्ट कनेक्ट एवरीथिंग, ठीक है, कल्चरल एक्सचेंज होते हैं इस तरह के टूरिज्म से। ऑलराइट, सो ये सब हो गया हमारा सिग्निफिकेंस या अपॉर्चुनिटी कि आखिर हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है ब्लू इकोनॉमी को लेकर, ठीक है, बट एट द सेम टाइम काफी सारे चैलेंजेस भी हैं। अगर शॉर्ट में देखें तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है, दिस इज वन चैलेंज, पॉल्यूशन कर रखा है हमने पूरे अपने ओशियंस में, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है बलास्ट वाटर जैसी स्टुपिडिटी के थ्रू, ठीक है, ओवर फिशिंग हो रही है पाक बे, अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस हैं जैसे जापान का वेल फिशिंग। ओके, देन क्लाइमेट चेंज एंड सी लेवल राइज हो रहा है, लोगों की लाइवलीहुड को थ्रेट है सीधे सीधे। मराइन डेब्रिस, प्लास्टिक पॉल्यूशन, माइक्रो प्लास्टिक्स एंड सो ऑन, बैलेंसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। जैसे कि लक्षद्वीप पे अभी हम, सॉरी लक्षद्वीप नहीं, अंडमान निकोबार में, ग्रेट निकोबार पे हम लोग जो बना रहे हैं एक ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, उसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है कि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी, यहाँ की इकोसिस्टम को हार्म होगा ये पोर्ट बनने से। लिमिटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अब जब हम ओवरऑल ही 0.7% जीडीपी का खर्च करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, तो सोचिए कि इसमें से कितना जाता होगा ओशियन रिसर्च पे, हार्डली थोड़ा बहुत। तो एक एक करके सारे पॉइंट समझते हैं कि आखिर चैलेंजेस क्या है। पहला, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। देखिए ऐसा नहीं है कि इनमें हम काफी सारे पॉइंट्स ऐड नहीं कर सकते, बट हमें वहां आंसर लिखना है 150-250 वर्ड में। ऐसा नहीं है, इससे रिलेटेड काफी स्कीम्स चल रही हैं, बट कोशिश ये होती है कि हम अपने टॉपिक में वो क्वालिटी रखें कि हम उस 15 मार्क्स में से ज्यादा फैच कर पाए। ओके, नो, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। फर्स्ट थिंग इज कि ओशियंस पे काफी स्ट्रेस है इस वक्त, ठीक है, क्लाइमेट चेंज का अपना स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा वार्म हो रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है,
मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था अरीबाडा का, जो हमारे उड़ीसा कोस्ट पे होता है। वहां पे टेम्परेचर बढ़ने से नतीजा ये हुआ है दैट फीमेल पॉपुलेशन ज्यादा बॉर्न हो रही है रादर देन मेल पॉपुलेशन। तो अल्टीमेटली तो वो उनकी फिर जो सस्टेनेबिलिटी उसी के लिए थ्रेट बन जाएगा ना। ठीक है, तो ये सब क्लाइमेट चेंज के इश्यूज हैं। ठीक है, सी लेवल राइज, ठीक है, या अरीबाडा का जो जेंडर स्पेसिफिक इशू है आप उसको भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, वो डाउन टू अर्थ में आया था, वो आपके आंसर को और ज्यादा वेटेज देगा। उसी तरीके से पॉल्यूशन का स्ट्रेस है ओशियंस पर, देन अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रेशर है। ऑलराइट, इसके अलावा जैसे कि हमने एक रिपोर्ट में बात की थी 65% हमारी जो कोरल रीफ्स हैं दे आर अंडर थ्रेट। ठीक है, ड्यू टू वार्मिंग ऑफ ओशियन। ठीक है, उनके लिए एक लिमिटेड है ना, 27 डिग्री से अगर ऊपर गया टेम्परेचर तो फिर प्रॉब्लम है उनके लिए। ठीक है, उसी तरीके से हमारा सुंदरबन, सी लेवल राइज की वजह से यहाँ पे ऑलमोस्ट 16 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हम लोग एनुअली लूज कर रहे हैं। ठीक है, ये सुंदरबन का, ये दो एग्जांपल अपने आंसर में कोट कीजिए। ओवर फिशिंग एंड अनसस्टेनेबल फिशिंग, सबसे बड़ा थ्रेट है इसके लिए बॉटम ट्रॉलिंग। एंड इनफैक्ट कई जगहों पे पता है क्रैकर्स भी यूज करते हैं ये लोग। ठीक है, ये स्पेशल क्रैकर्स होते हैं, ये पानी के अंदर जाते हैं, हल्का सा स्पार्क जनरेट करते हैं और जिससे फिश ऊपर की तरफ भागती हैं और फिर ये उनको कैच करते हैं। राइट, बट अल्टीमेटली क्या होता है कि आप और ज्यादा पोल्यूशन बढ़ा रहे हो ओशन के बेस पर। राइट, इसके अलावा अगर ये इसी तरीके से अनसस्टेनेबिलिटी चलती रही तो एक तो कंफ्लिक्ट डेवलप करोगे आप, जैसे इंडिया श्रीलंका कंफ्लिक्ट इन पाक बे। राइट, सिमिलरली आप अल्टीमेटली अपनी ही फूड सिक्योरिटी को थ्रेटन कर लोगे क्योंकि आप अनसस्टेनेबल वे में फिशिंग कर रहे हो। ठीक, ओके, फिर उसके बाद आप अपना एम्प्लॉयमेंट लूज कर दोगे, आपके जो रेवेन्यूज आते हैं, एक्सपोर्ट जो आप कर रहे हो, ये जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, फिशिंग कंपनीज, ये इतना ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रही हैं फिशिंग का कि आप क्या रेवेन्यू ऑन करोगे और क्या ही एक्सपोर्ट कर पाओगे अगर हम 2-3 डेकेड आगे की बात करें तो, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो। क्लाइमेट चेंज एंड सी लेवल राइज, पता है ओवर फिशिंग इतना बड़ा इशू है कि इवन आपने अभी देखा था जब दुबई में सबमिट हुआ था कॉप का, तब भी बात की गई थी कि इसको रेगुलेट करने की जरूरत है। बट इंडिया इसके अगेंस्ट चला जाता है कि हमारे यहाँ छोटे छोटे फिशरमैन है, उनकी लाइवलीहुड पे थ्रेट होगा। नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज एंड सी लेवल राइज, तो यहां पे आप कोट कीजिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस को। उसके प्रोडिक्शन के अकॉर्डिंग उनका कहना है कि हर साल 3 सेंटीमीटर सी लेवल राइज कर रहा है। ठीक है, और यहां पर जो सी वाटर है वो इंट्रूड कर रहा है इनलैंड ऑलमोस्ट बाय 17 मीटर। तो फिर अल्टीमेटली क्या करेगा, हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसको और ज्यादा सॉल्टी बना देगा। तो फिर आपका जो एग्रीकल्चर है उसमें प्रॉब्लम होगी, और इसका जीता जाता एग्जाम्पल हमें केरल में देखने को मिला। राइट, इसके बाद अगर सी लेवल राइज इसी तरीके से होता रहेगा तो फिर अल्टीमेटली ये थ्रेट बन जाएगा हमारे कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जैसे अंडमान निकोबार पर इंदिरा पॉइंट हुआ करता था कभी, आज वो ऐसा, उसको देखोगे ऐसा लगेगा अगर आप गूगल करोगे फोटो कि वो समुद्र के बीचों बीच है। नहीं, वो समुद्र के बीचों बीच नहीं था, वो हमारा सबसे सदर्न मोस्ट लैंड मास पॉइंट था एक टाइम पर। सुनामी आई थी 2004 में, उसके बाद से वो डूब गया था, तब से वो सी लेवल वहीं पे उतने ऊपर। ये हमारे एग्रीकल्चर को थ्रेट करेगा, ये जैसे मैंने केरल का एग्जांपल दिया, लाइवलीहुड को थ्रेट करेगा एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, दिस इज अनदर चैलेंज। मैराइन डेब्रिस, ऑलमोस्ट एनुअली हम लोग 9.5 मिलियन टन वेस्ट ओशियंस में डाइवर्ट कर देते हैं। इवन यूएसए तो इसके लिए बहुत ज्यादा बदनाम है, उसके पास कई बार ओवर प्रोडक्शन हो जाता है वीट वगैरह का, तो वो समुद्र में फिकवा देता है अटलांटिक में। आज से नहीं, हमेशा से उसको लगता है ओवर प्रोडक्शन हो गया, प्राइसेस गिर जाएंगे उनके मार्केट में तो फार्मर्स को लॉस होगा, और अगर इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई कर देगा तो भी उसको लॉस होगा क्योंकि प्राइसेस गिर जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में। तो वो उन सब को ओशन में फिकवा देता है। ठीक, आज से नहीं, हमेशा से। और ये इतना 9.5 मिलियन टन वेस्ट हम लोग पर ईयर जनरेट कर रहे हैं एनुअली। माइक्रोप्लास्टिक्स, ये मराइन फूड चेन में घुस चुके हैं। एग्जाम्पल आप गोवा का कोट कर दीजिएगा, ये उन लोगों ने फिर बैन भी लगाया कि हमारा गोवा में सबसे ज्यादा फिश ही और मराइन प्रोडक्ट्स ही खाए जाते हैं, मगर उन्हीं में माइक्रोप्लास्टिक मिल रहा है, उस वजह से अल्टीमेटली वो ह्यूमन की ही हेल्थ पर एक रिस्क बन चुका है। ओके, इसके अलावा पॉल्यूशन में आप एक और चीज बोल सकते हो, ऑयल पॉल्यूशन। ऑयल स्पिल हुआ था अभी चेन्नई में कुछ टाइम पहले। ये सब चीजें न्यूज़पेपर में आती हैं, कई बार तो सिर्फ हम हेडलाइन देख के आगे बढ़ जाते हैं कि यहाँ पे स्पिल हुआ है,
फिर आप लोगों को लगता है कि ये अननेसेसरी न्यूज है। अननेसेसरी कुछ नहीं होती यार। आपको जो भी न्यूज़पेपर डिस्कशन कराया जाता है वो यही दिमाग में रख के किया जाता है कि इसी को हम एज अ फॉर्डर मटेरियल यूज करेंगे अपने मेंस के कंटेक्स्ट में। तभी तो फायदा है ना दोनों इनिशिएटिव देखने का, न्यूज एनालिसिस भी और ये भी। अगर मैं यहाँ पे आपको सब कुछ ही नया देने लगूंगा तो फिर वो टाइम तो आपका टोटल वेस्ट है जो आप न्यूज एनालिसिस सुनने में डिस्कस स्पेंड कर रहे हो, राइट। अब पता है यूपीएससी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है, बहुत हाई फाई चीजें पढ़नी नहीं। पढ़नी सिंपल चीजें ही है, लेकिन दो ही चीजें सीखनी होती है बस इस पूरी जर्नी में। एक कि रिवीजन हमारा बार बार हो सेम चीजों का, और दूसरा कि हम चीजों को कनेक्ट करना जानते हो। बस ये दो चीजें सीख ली आपने तो यूपीएससी का मेंस बहुत ईजी। प्रीलिम्स आई वुड से कि आजकल बहुत डाइसी होता जा रहा है। मुझसे जो गलती हुई वो ये कि मैंने जब लास्ट ईयर आपको न्यूज एनालिसिस वगैरह कराए, उसमें से काफी कुछ आया जो आप प्रीलिम्स में यूज कर सकते थे, आप सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चन। मैंने दिखाया भी था एक न्यूज डिस्कशन की वीडियो में। बट मैंने कभी उनके प्रूफ रखने की कोशिश नहीं की। आई थॉट कि बच्चे सिंसियरली देख रहे हैं, वो खुद याद रखेंगे कि उनने क्या पढ़ा था और क्या नहीं। बैलेंसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद कंजर्वेशन, we need to have a balance between exploitation versus conservation. ये सस्टेनेबल होना चाहिए। अगेन कोट द एग्जांपल, ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट, ग्रेट निकोबार आइलैंड ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट। ये यहाँ पे हम एक पोर्ट बना रहे हैं और उसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही था कि ये यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, जो यहाँ का इकोसिस्टम है, उसको डैमेज करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग ये क्यों कर रहे हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अब तो हमने चलिए एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हमने यहाँ पे बना लिया अपना तिरुवनंतपुरम के पास। बट द थिंग इज कि ये वाला भी हम बना रहे हैं ताकि हमें सिंगापुर, कोलंबो इनके पोर्ट पे डिपेंड ना होना पड़े। बट वो तो ठीक है कि वो एनवायरमेंट डैमेज तो करेगा, बट एज यहाँ जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, देयर शुड बी अ बैलेंस। लिमिटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अब इसके लिए हमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है, स्पेशली इन सेक्टर्स लाइक मैराइन बायोटेक्नोलॉजी या फिर ओशियन एनर्जी, इनके एक्सप्लॉइटेशन में। नहीं, और सिर्फ मराइन बायोटेक्नोलॉजी नहीं, इवन हम लोग अगर बात करें तो मराइन केमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट फील्ड है, तो इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमें और ज्यादा फंडिंग बढ़ाने की जरूरत है। तो फिर हमने जो ऊपर देखा, समुद्रयान हमारा जो मिशन है वो यही सब करने जा रहा है और कुछ नहीं। सो गवर्नमेंट ने इसके लिए अभी तक क्या इनिशिएटिव्स लिए? अब अभी तक के डिस्कशन में आपको लगभग मैं सारे पॉइंट्स एक बार तो बोल चुका हूँ, ठीक है। तो अब आप इन चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे ऑलरेडी। सागरमाला प्रोजेक्ट, क्या करना है यहाँ पे? अपनी जो 75 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है उसको और ज्यादा मॉडर्नाइज करना है, ठीक है, और ज्यादा कंप्यूटराइज करना है, ताकि जो हमारा टर्न अराउंड टाइम है पोर्ट्स पर वो रिड्यूस हो सके। ठीक है, हम 3-4 दिन लग जाते हैं टर्न अराउंड में, सिंगापुर 24 आवर्स में कर देता है। कस्टम्स के पेपर वर्क एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, तो उसे कंप्यूटराइज करना है, मॉडर्नाइज करने हैं अपने पोर्ट्स को, और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना है वहाँ का, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, एग्जाम्पल पोर्ट लैड डेवलपमेंट, ठीक है, कम्युनिटी के लिए वर्क करना है, वहाँ की जो कम्युनिटी है, फिशिंग कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी, उसको इन्वॉल्व करना है इन चीजों में, ठीक है, इको टूरिज्म प्रमोट करना है ताकि उनको एक ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड प्रोवाइड की जा सके, राइट। सिमिलरली इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान, ये पूरा फोकस है यहाँ पे हमारा कोस्ट को मैनेज करने का, कोस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, वो चाहे सी लेवल राइस हो, सी इनंडेशन हो जो हमारी कोस्ट को और ज्यादा पीछे तक खिसकाया जा रहा है, वो सब रोकने के लिए। और मोस्टली हम इसका जो मेन गोल है वो है सस्टेनेबल मैनेजमेंट, ठीक है, ऑफ दिस कोस्टल, ठीक है। तो फिर हमने वो जो डिस्कस किया था, कोस्टल जोन 1, 2, 3, वो सारी कैटेगरी जो बनाई गई है, ठीक है, वो सब मैं आपके साथ प्रीलिम्स से पहले डिस्कस कर चुका हूँ। डीप सी मिशन, सिंपल सा गोल है, एक्सप्लोर करना है सी बेड को, एक्सप्लोर एंड हार्नेस द डेप्थ ऑफ ओशियन, ठीक है, सी बेड। ठीक है, अब इस एक्सप्लोरेशन को लेकर भी काफी चैलेंजेस आएंगे, ठीक है, तो उन्हें भी एड्रेस करना है। साइंटिफिक चैलेंजेस आएंगे, इकोनॉमिक चैलेंजेस आएंगे कि कितनी फंडिंग हम इसको एलोकेट कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को, और इससे क्या फायदा होगा, ठीक है, इनके एक्सप्लोरेशन पर, और एक्सप्लोर अगर कर भी लिया तो फिर इनकी यूटिलाइजेशन पर, जैसे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। ओ स्मार्ट, ओ स्मार्ट एक अम्ब्रेला वर्ड है फॉर 16 सब प्रोजेक्ट्स, ठीक है, ऑल दीज 16 सब प्रोजेक्ट्स फोकस ऑन ओशियन डेवलपमेंट। वो सर्विसेज की बात करता है, वहां पे टेक्नोलॉजी की बात करता है, ऑब्जर्वेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो ये 4 मेन इनिशिएटिव हैं जो अभी ऑलरेडी चल रहे हैं। नाउ फर्दर मेजर्स हमें और क्या लेने की जरूरत है, सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन, ठीक है। अब तक के पूरे डिस्कशन में सारे पॉइंट्स आप
को क्लियर हो चुके हैं लगभग। नाउ अब आपको पता है चैलेंजेस अगर याद हो जाते हैं तो फिर फर्दर मेजर्स बड़ी बात नहीं हो जाती, और ये सब चीजों को रोकना है। अनसस्टेनेबल मैनेजमेंट चल रहा है ना फिशरीज का, ठीक है, तो और एक्वाकल्चर का, तो उसी को सस्टेनेबल बना देंगे, राइट। तो इसी के लिए मैंने आपको एग्जांपल ये आइडिया दिया दैट यस देयर शुड बी ए सीजनल बैन। सीजनल बैन होना चाहिए कि इस टाइम पर फिशिंग नहीं की जाएगी, इस मंथ में या उस मंथ में। लेकिन उसके लिए फिर वो चीज कब इंप्लीमेंट हम कर सकते हैं, जब हम एक ऑल्टरनेट लाइवलीहुड डेवलप करके दें उन्हें, लाइवलीहुड कि इस टाइम पर फिशिंग बैन रहेगी इस सीजन में, सो आप कोई ऑल्टरनेट लाइवलीहुड देख लीजिए, जैसे टूरिज्म है, अपने मसाज सेंटर, मेडिकल टूरिज्म है, इको फ्रेंडली टूरिज्म, इन सबको आप एक दो महीने आप ये वाला काम कर लीजिए, ठीक है। इस सीजन में फिशिंग बैन की जाएगी ताकि उसको टाइम मिले रिप्लेनिश होने का, ठीक है। या फिर फिशिंग कोटा एलोकेट किया जा सकता है कि आप इतने मैट्रिक टन एंड ऑल इतना ही फिशिंग कर सकते हैं एक पर्टिकुलर मंथ में। इसलिए हमें जरूरत है कि हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव फिशरीज मैनेजमेंट प्लान लेकर आए, जो रोक सके ओवर फिशिंग को, क्लियर। और एक्वाकल्चर जो फिशिंग है उसको ज्यादा प्रमोट करें हम, ताकि ओशियन में अगर जब कभी कभार बैन भी लगा दिया तो उस टाइम पर इनकी लाइवलीहुड पूरी तरीके से डिस्टर्ब ना हो। इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट, तो हमें यहां पर एक बैलेंस बना के रखना है, बैलेंस बिटवीन एक्सप्लॉइटेशन एंड कंजर्वेशन, राइट। ना आपको एक सचिन तेंदुलकर का केस याद होगा, केरल में कहीं पर इन लोगों ने बंगले खरीद लिए थे, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट को उसमें इंटरफेयर करना पड़ा कि ये जो पूरा जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बनी है ये सब कोस्टल जोन के जो रेगुलेशन है उनको वायलेट करके बनी है, ठीक है। ये सचिन तेंदुलकर का केस था इन आई थिंक कोची, केरल में कोची या कोई और सिटी होगी आई थिंक, बट ये केरल का ही केस था, ठीक है, तब न्यूज में आया था। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू इंश्योर द स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफ कोस्टल एरिया में जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस पर, ठीक है। दूसरा हम लोग नेचर बेस्ड सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं, जैसे जैसे मैंग्रोव प्लांटेशन वगैरह, ठीक है, क्योंकि जब भी सी लेवल राइज हो या फिर आपका साइक्लोन वगैरह जैसे डिजास्टर आते हैं, इसमें मैंग्रोव काफी हैंडी रहे हैं, ये काफी हेल्पफुल रहे हैं ये। तो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन हम यूज कर सकते हैं मैंग्रोव जैसे अपने कोस्टल एरियाज को मैनेज करने के लिए। दूसरा आप वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उसको डेफिनेटली एंगेज कीजिए जब भी बात आती है कंजर्वेशन की। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कंजर्वेशन ज्यादा फोकस करते हैं एक्सप्लॉइटेशन पर, और फिर उन कोस्टल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने की बजाय हम लोग उल्टा उनको डिस्प्लेस कर देते हैं वहां से। नेक्स्ट इज मराइन पॉल्यूशन कंट्रोल एंड वेस्ट मैनेजमेंट। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो जो हमने न्यूज में भी डिस्कस किया था कि ये जो बलास्ट वाटर है इसको लेकर हमें एक प्रॉपर लॉ बनाने की जरूरत है, ताकि शिप्स जो इन्वेजिव स्पीशीज इन्वेजिव प्लांट्स को लेकर आ जाती हैं दूसरी जगह से और फिर यहाँ पे डिस्चार्ज कर देती हैं, वो पूरी बायोडाइवर्सिटी को डैमेज कर देता है, फिर वो वहां के लोकल लोगों की पूरी लाइवलीहुड को डैमेज कर देता है। तो सबसे पहला तो हमें ब्लास्ट वाटर मैनेजमेंट लॉ बनाने की जरूरत है, ये अभी तक बना नहीं है, न्यूज़पेपर डिस्कशन में किया था हमने 2 दिन पहले ये। इसके अलावा अब जब वाटर यहाँ पे पॉल्यूशन की बात आती है ना ओशन में, तो दोनों चीज करने की जरूरत है, हमें प्रिवेंशन भी करना है पॉल्यूशन का, एट द सेम टाइम जितना हो चुका है जो मैसअप हो चुका है उसको क्लीन अप भी करना है, ठीक है। उसी तरीके से ये जो इंडस्ट्रीज कोस्टल एरियाज में लगी होती हैं, ये लोग काफी सारा अपना जो एफ्लुएंट है, ठीक है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, इनको डिस्चार्ज कर देते हैं ये लोग। ये जो डिस्चार्ज कर रहे हैं इसको लेकर भी हमें स्ट्रिंजेंट एनफोर्समेंट करने की जरूरत है, क्योंकि लॉ तो ऑलरेडी है, स्ट्रिंजेंट एनफोर्समेंट इन इंडस्ट्रीज पर, ये सबसे ज्यादा पॉल्यूशन कर रही है वहां पर। नेक्स्ट इज एक प्रोजेक्ट चलता है जो काफी सारे स्टार्टअप्स भी लग गए हैं अब तो इसमें, कि ओशियन से ये लोग वेस्ट कलेक्ट करके लाते हैं, तो ओशियन क्लीनअप भी हो जाता है और कई बार ये लोग उससे रेवेन्यू भी अर्न कर लेते हैं काफी सारा। सो इस प्रोजेक्ट का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा, दैट इज ओशियन रिकवरी अलायंस प्लास्टिक डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट, राइट। अभी से चीज समझ लीजिए, नोट्स आपको एज इट इज मिल जाएंगे, आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक को लेकर तो हम लोगों ने अपने यहाँ पर तो अपने क्या पूरे वर्ल्ड में शायद सब जगह पे ये चीज हो चुकी है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। और ये शिपिंग इंडस्ट्री पर भी एनफोर्स करना जरूरी है, ये लोग जब शिप पे होते हैं क्रूज पे होते हैं, ये लोग काफी सारा वेस्ट
समंदर में फेंक देते हैं। एडवांस मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस, नो अभी रेड सी में जो हाल हुए थे वो हम सब ने देखे हाउदी रेबल्स की वजह से, राइट। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू इंक्रीज दिस कोस्टल सर्विलेंस। हमारे यहाँ मुंबई अटैक भी जो हुआ था वो भी यहीं से हुआ था। पर ना होता क्या है कि हमने इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया कोस्टल एरियाज में अपनी ब्लू इकोनॉमी को हार्नेस करने के लिए, एक टेररिस्ट अटैक हुआ एंड गेम ओवर, सब कुछ खत्म, राइट। लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट खत्म। ये सब मैनेज करने के लिए हम लोग एआई पावर ड्रोन्स यूज कर सकते हैं जो अपने आप वर्क करें, हम सैटेलाइट्स को यूज कर सकते हैं, ओके। और इन्हीं सबको हम यूज कर सकते हैं इलीगल फिशिंग को कॉम्बैट करने के लिए भी, टू कॉम्बैट इलीगल फिशिंग, राइट। और आपको याद होगा हमने पहले कई बार डिस्कस किया है, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर हमने बनाया हुआ है। इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रिसर्च हेडक्वार्टर है गुड़गांव, गुरुग्राम बोलना पड़ेगा, गुरुग्राम में, राइट। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, इन्फॉर्मेशन इज ओशंस के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वही सब शेयर कर रहे हैं आपस की कंट्रीज में, इंडियन ओशन रीजन कह रहा हूँ। स्किल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ब्लू डिप्लोमेसी कार्डर, ब्लू डिप्लोमेसी कार्डर, ठीक है। यानी कि एक अलग ही, आप कह सकते हो कि एक अलग ही जैसे फॉरेन सर्विस होती है वैसे ही ब्लू डिप्लोमेसी कार्डर बना सकते हैं। ये क्या करेगी, ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करेगी कि कैसे हम लोग इंडिया श्रीलंका के बीच जो डिस्प्यूट हो रहा है इस मैरीटाइम इश्यूज को लेकर इस पे बात कर सकते हैं। या कई बार जैसे साउथ चाइना सी में चाइना वहां की कंट्रीज को परेशान कर सकता है, करता रहता है, तो इस तरीके से हम डिप्लोमेसी कार्डर बना सकते हैं ताकि पीसफुल रेजोल्यूशन हो सके इस तरह के डिस्प्यूट्स का, राइट। सिमिलरली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की एक बात को आपको कोट करना होगा, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, दैट इज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इन एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑफ डीप सी रिसोर्स। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, नोट्स में मिल जाएगा आपको। तो इस तरह के मिशन भी हम लोग इनको प्रमोट करने की जरूरत है। इसके अलावा जितनी भी वेरियस फील्ड्स हैं जैसे मराइन बायोलॉजी, ठीक है, जैसे हमने कोरल्स को प्रिजर्व करने के लिए न्यू न्यू स्ट्रेटेजीज पे वर्क कर रहे हैं, मराइन बायोलॉजी हो गई, मराइन केमिस्ट्री, कि क्यों ओशन वार्म हो रहे हैं, क्यों सैलिनिटी किस तरीके से कम ज्यादा होती है, ठीक है, मराइन जियोलॉजी, इन सब फील्ड में हमें एजुकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। इन पे बहुत कम ही लोग जाते हैं इन फील्ड में, ठीक है, लेकिन इनकी जरूरत है अगर हमें अपनी ब्लू इकोनॉमी को हार्नेस करना है, ओके। ओशियनोग्राफी भी आप लिख सकते हो इसमें, वो तो आप ऑलरेडी पढ़ ही रहे हो ज्योग्राफी में, ठीक। एट द सेम टाइम वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि वी नीड टू प्रिजर्व द ट्रेडिशनल नॉलेज एज वेल। ये जो वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं दे हैव सम टाइम बेटर नॉलेज कि कौन सी चीज कितनी प्राइसलेस है, कि जैसे अभी हमें ये एल्गी मिला काफी कॉस्टली है, दे नो ऑल दीज थिंग्स कि किसके क्या हेल्थ बेनिफिट है, तो फिर उसे उस तरीके से कमर्शियलाइज किया जा सकता है, मार्केट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज कोस्टल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन and resilience building. So what we need to do here is we need to adopt a scientific approach, okay, to analyze and allocate marine resources. Okay, क्योंकि हमें अपने जो marine resources हैं इनका optimum यूज करना है, use them to fullest but without damaging them. दूसरा ज्यादा रेजिलियंस डेवलप करने के लिए हम लोग क्या स्टेप ले सकते हैं, तो फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू डेवलप ए कॉम्प्रिहेंसिव कोस्टल हैजार्ड मैप, डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव कोस्टल हैजार्ड मैप, ठीक है, ये डेवलप करने की जरूरत है। फर्स्टली तो सैटेलाइट्स की मदद से, जैसे हम एक्विफर मैपिंग कर रहे हैं आजकल, इसरो ने लॉन्च भी की थी एक एटलस प्रॉपर कि हमारे यहाँ ग्राउंड वाटर लेवल क्या है, किस जगह पर कितना। दूसरा हम नेचर बेस्ड सॉल्यूशन यूज करें ज्यादा से ज्यादा, जैसे मैंग्रोव प्लांटेशन, क्योंकि साइक्लोन को रोकना तो पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है, उसका जो इम्पैक्ट है, उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया जा सकता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करें ताकि इवैक्यूएशन जल्द से जल्द किया जा सके। ओके, सो दैट्स इट फॉर चैलेंजेस। ओके, यहाँ पे हमने फर्दर मेजर्स देख लिए, ठीक है, यहाँ पे हमने गवर्नमेंट इनिशिएटिव देख लिए थे। मैंने आपके साथ 4 मेंशन करें क्योंकि ऑलरेडी ये लेक्चर भी लेंदी हो रहा था, और दूसरा कि आपको इतने ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ हमें एक आंसर तैयार करना होता है एग्जाम के लिए और कुछ नहीं। कम पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो, ठीक है, प्रेजेंटेशन अच्छे से करो। इसके अभी पूरे प्रॉपर नोट्स आप टेलीग्राम ग्रुप से कलेक्ट कर लेना, ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स,
की बात कर ली हमने, यहाँ पे चैलेंजेस की बात कर ली थी हमने। अगेन मैंने 6 ही चैलेंजेस मेंशन करे, अब और भी कर सकते हैं, जैसे सिक्योरिटी को थ्रेट और रेड सी में, ठीक है, हमने देखा था वहां पर। सिमिलरली यहाँ पे हमने बात कर ली कि क्या सिग्निफिकेंस है इस ब्लू इकोनॉमी के और क्या यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं। बाकी यहाँ पर हमने कि ये अकेला टेबल ही आपकी पूरी ब्लू इकोनॉमी है, इसमें सारी चीजें कवर हैं जो जो हमें ब्लू इकोनॉमी में काम करना है, ठीक है। डेफिनेशन हमेशा किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन की ही कोट किया कीजिए, और कुछ कुछ फैक्ट्स हमेशा याद रखिए किसी भी टॉपिक को आप पढ़ते हो तो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।